लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिर के फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पे बिल का ओवरव्यू किया था, उसके चारों पार्ट के बारे में डीपली डिस्कशन किया था। इस वीडियो के अंदर हम पे बिल का एक प्रैक्टिकल लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पे पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफिसर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, प्रिपेयर पे बिल ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, सितंबर 2024 का पे बिल बनाना है हमको। एनुअल सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस, पे ऑर्डर। अब मेन जो हमको ध्यान रखने वाली चीज है, फाइनेंशियल ईयर कौन से भी बात कर रहे हैं। मैंने पिछले में भी आपको बताया था, पिछली वीडियो में फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 और असेसमेंट ईयर 2026 से 27। इससे पहले के जितने भी इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रहेंगे। 25-26 अगर फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन आता है आपके पास तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो जाएगी न्यू टैक्स रिजाइम में। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर वो 50,000 ही रहने वाली है। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, सबसे पहले पार्ट के अंदर क्या है, पार्ट 1 के अंदर जिस भी सोर्सेज से हमारे पास इनकम जनरेट हो रही है, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, वो सारे हमको जोड़ने हैं पार्ट 1 में, सारी इनकम। ठीक है, बेसिक पे, डीए, एचआरए, एफएमए, ठीक है, कोई एरियर आ रहा है, वो सब क्या होगा, पार्ट 1 में आएगा इनकम के पार्ट के अंदर। ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि कोई रेंटल इनकम आ रही है, वो सब भी हमारे अकाउंट में जितने भी पैसे आए हैं वो सारे हमको पहले पार्ट 1 में कैलकुलेट करने हैं। ओके, पार्ट 2 के अंदर क्या करना है, पार्ट 2 के अंदर हमको इसका डिडक्शन करना है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमको जो टैक्सेबल अमाउंट है वो अलग निकालना है। ठीक है, कुछ अमाउंट जो नॉन टैक्सेबल है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है, डिडक्शन या एग्जेम्पशन दिया हुआ है, उन सबको इस इनकम में से माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा। उसके ऊपर हमको टैक्स काउंट करना है कि भाई टैक्स कितना पे करना है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चल के ये चेक करेंगे कि कितनी हमारे पास इनकम आई है पूरे साल में। साल क्या होता है इसके अंदर, साल होता है मार्च से लेके, फॉर एग्जांपल 24-25 है तो मार्च 24 से फेब 25, इस दौरान हमारे पास कितना पैसा आया। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको कितने रुपए मिले या फिर कोई अदर सोर्सेज से कितने रुपए हमारे अकाउंट में आए, वो सारे काउंट होने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सारी कैलकुलेशन करके माने कि हमारे पास 1,00,000 रुपए आए हैं, ठीक है, फिर हम सारी डिडक्शन एग्जाम्पशन करके माने कि 50,000 रुपए हमारे डिडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इतने पे छूट मिल रही है, तो बचे हुए जो 50,000 है इसके ऊपर टैक्स लगाना है। मेन यही क्वेश्चन है, पे बिल यही है। मेन ये है कि भी आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इन सब चीजों को फाइंड आउट कैसे करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन पे ये देखें कि क्या क्या हमारे पास आ रहा है। बेसिक पे डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए, एफएमए, ठीक है, ये डीए का एरियर, ये सारे क्या है, इनकम के पार्ट है। ये सब क्या है, हमारे पास आ रहे हैं पैसे। आगे चलते हैं एक बार। ये एरियर है जो ये आया हमारे पास पे एंड अलाउंस का। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया हमने सेविंग बैंक अकाउंट में 15,000 का और बॉन्ड 2,000 का, टोटल 17,000 का। अब इन सबको काउंट करने के लिए मेरे पास है कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर वहां पर अलाउड है एग्जाम के अंदर। कौन कौन सी बुक अलाउड है उस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपका सिलेबस भी कवर करवा चुका हूँ कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, तो आप जाके प्लीज उस वीडियो को भी चेकआउट करना। अब देखते हैं पार्ट 1 के अंदर जो जो हमारे पास इनकम है उसको काउंट कर लेते हैं एक बार। पार्ट 1 में जो है हमारे पास बेसिक पे 67,700, कब से काउंट करनी है, मार्च से लेके
फेब तक, तो मार्च की सैलरी अप्रैल में आती है, तो अप्रैल मई जून और जुलाई, ठीक है, 4 महीने हमारे पास बेसिक पे जो आई। उसके बाद हमारा जुलाई में लग गया इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट लगने के बाद हमारी बेसिक पे हो गई 69,700 और ये चली 8 महीने, ठीक है, ये होगी अपनी बेसिक पे। उसके बाद देखते हैं डीए। 4 महीने तक बेसिक पे थी 67,700, ओके, डीए बताया उसने 80%, ओके, 80% डीए 67,700 पे कब तक मिला? 4 महीने तक मिला। क्यों? उसके बाद डीए भी चेंज हुआ हमारा और हमारी बेसिक पे भी चेंज हुई है, तो 69,700 90% गुना में 8, ओके। तो ये अपना बेसिक पे और डीए, तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 2,70,800, 5,57,600, ये बन गया 8,28,400। इतनी बेसिक पे हमारे पास इस ड्यूरेशन के दौरान आई है, ओके। अब चलते हैं डीए पे। 2,16,640, 5,01,840, तो ये हो गया अपना 7,18,480, ओके। बेसिक पे फाइंड आउट कर लिया हमने और डीए फाइंड आउट कर लिया। पूरे साल में हमारे पास कितना बेसिक पे आया और डीए आया, तो इन दोनों को प्लस करके हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी। टोटल सैलरी 15,46,880, 15,46,880, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ओके। बेसिक पे निकल गया, डीए निकल गया। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये देखो 67,700 थे, 1 जुलाई से मैंने इंक्रीमेंट लगा दी, 69,700 हो गया, ठीक है। डीए 80% इसमें बोला हुआ है और 90% आगे बोला हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा हुआ है 1600 प्लस में डीए, ठीक है। तो डीए हमारा चेंज हुआ है जुलाई में, तो जुलाई तक तो यही रहेगा 1600 प्लस में 1600 का 80%, ठीक है। 1600 का 80% हुआ 1280 प्लस में यह है 1600, तो 1600 प्लस में 1280 2,880। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 80% डीए के अकॉर्डिंग कितना लिया हमने? 2,880, यानी कि 4 महीने तक 2,880 रुपए ही चला है। 11,520, ओके। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर रहे हैं हम अभी 11,520। अब डीए हमारा चेंज हुआ, उसके बाद 90% पे आ गया, तो 1600 का 90% होता है 1440 प्लस में 1600, ये हो गया 3,040। और ये कब तक चला? 8 महीने तक चला, तो 3,040 गुना में 8 24,320, 11,520 प्लस में 24,320 हुआ 35,840। ये टोटल अमाउंट है जो उस ड्यूरेशन में हमको एज ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, 35,840, ओके। तो हमने क्या निकाला अभी तक? सैलरी निकाल ली है। सैलरी के अंदर बेसिक पे काउंट कर लिया उस ड्यूरेशन का, डीए काउंट कर लिया, टोटल आया 15,46,800, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस काउंट कर लिया 35,840। अब देखते हैं हमारे पास उस ड्यूरेशन में और कितने पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं। HRA 20% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे का 20%, तो बेसिक पे कितनी थी? 67,700 रुपए, इसका 20%, ये कब तक मिलता रहा हमको? 4 महीने तक मिलता रहा। उसके बाद हमारी बेसिक पे चेंज हो गई 69,700 होगी, इसका 20% कब तक मिला हमको? अगले 8 महीने तक, टोटल 12 महीने हो गए, ठीक है। तो इनको काउंट कर लो एक बार 4 से, तो ये आ गया 54,160, ओके। 69,700 का 20% बनता है 13,940 गुना में 8, 1,11,520, 1,11,520। तो इनको टोटल कर लो 54,160, ये बनता है 1,00,00,000
65,680। ओके, तो HRA हमने निकाल लिया। उस दौरान हमारे पास HRA कितना आया है, मार्च 24 से लेकर फरवरी 25 तक 1,65,680। इसको भी लिख लो, 1,65,680। अब और देखते हैं और क्या क्या आया हमारे पास। FM में 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से FM में है, तो 12 महीने का कितना हो गया, 12,000। ये सारी कैलकुलेशन आपको वहां पे करके दिखानी है अपनी आंसर शीट के अंदर, ठीक है। FM में हो गया 12,000। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है, DA का जो एरियर है, ठीक है, DA का एरियर मिला है हमको अप्रैल 24 में 72 से 80% हो गया ये, ठीक है, 72 से 80% हो गया। अब मेन हमको एक तो चीज ये ध्यान रखो कि 72% जो है उसको मिल रहा था जनवरी से लेके मार्च तक, उसके बाद उसको 80% के हिसाब से एरियर भी, पिछला एरियर भी मिल गया। जनवरी 24 तक, जनवरी 24 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जनवरी 24 और फरवरी 24। उसके बाद हमने 80% से ही काउंट किया है, जो हमने यहाँ पे DA काउंट किया है ये 80%, ये हमने कब से काउंट किया है, मार्च 24। मार्च 24 से हमने 80% ऑलरेडी काउंट किया हुआ है अपने DA वाले उस कैलकुलेशन में। तो बच गया कौन सा, जनवरी और फरवरी का। जनवरी फरवरी में, जो जनवरी और फरवरी का मंथ था, उस टाइम पे ये एम्प्लॉय कितने रुपए लिए थे उसने HRA के, उसने लिए थे 72%, DA के सॉरी, उसने लिए थे 72%, 72% लिए थे उसने। लेने कितने चाहिए थे, 80% लेने चाहिए थे। फर्क कितने का है, 8% का है। ये 8% का जो है एरियर मिला है उसको, जनवरी और फरवरी का जो 8% का गैप है वो उसको जाके मिला है अप्रैल के अंदर। तो हमको सिर्फ ये 8% निकालना है और 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ताकि हमारा जनवरी और फरवरी का कैलकुलेशन निकल जाए। तो सबसे पहले देखो 67,700 थी इस टाइम बेसिक पे, 67,700 थी, ठीक है, इसका 72% कर लो, 48,744। ओके, लेकिन मिलना कितना चाहिए था उसको, मिलना चाहिए था 80%, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी से अप्लाई कर दिया था, तो 80% मिलना चाहिए था। तो इसके हिसाब से 54,160 मिलना चाहिए था। मिला कितना, 48,744। तो गैप कितने का हो गया, 5,416 रुपए का। तो 5,416 रुपए जनवरी के अंदर भी नहीं मिले उसको, फरवरी में भी नहीं मिले, मार्च में मैंने 80% से हमने कैलकुलेट कर दिया है ऑलरेडी, तो मार्च काउंट नहीं करना। तो जनवरी और फरवरी के ये 2 महीने के पैसे मिले उसको बाद में एरियर के रूप में, तो 10,832। ओके, ये है DA एरियर 10,832। अब मेन कंफ्यूजिंग वाला पार्ट ये है कि भी इसमें लिखा हुआ है अक्टूबर 24, जुलाई 2024 से लेके सितंबर 2024 का जो एरियर था वो मिला है अक्टूबर 24 में 80% से लेके 90% पे जो स्विच हुआ है। लेकिन हमने क्या है, हमने इसको ऑलरेडी काउंट किया हुआ है जुलाई के महीने में 90% दिए, हमने ऑलरेडी 90% के हिसाब से ही कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो हमको ये वाला पार्ट नहीं यूज करना, ये नहीं लेना हमको। मेन जो उसके पैसे हमने काउंट नहीं किए हैं वो है 10,832, तो इसको हमको ऐड करना है हमारी इनकम में। तो DA का एरियर 10,832। ओके, अब तक इतने पैसे हमारे पास आ चुके हैं, ये पार्ट 1 के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ये एरियर आया है पे एंड अलाउंस का 50,000 रुपए का, ठीक है, जो रिसीव किया है जून 2024 में, प्रीवियस ईयर का था। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है तो आप काउंट नहीं करोगे। प्रीवियस ईयर का मतलब है उस टाइम पे ये वाला अमाउंट जो है टैक्स के अंदर काउंट नहीं किया गया है ये, क्योंकि ये पैसे ही इस साल आए हैं, इस साल पैसे आए हैं जून 24 में, तो हम इसी साल के अमाउंट को टैक्सेबल रखेंगे इसको, ठीक है। तो 50,000 इस साल में काउंट होंगे। DA का एरियर था 10,832, पे एंड अलाउंस का एरियर 50,000। ओके, इन सबको जोड़ लेते हैं
उसके बाद देखते हैं अदर सोर्सेज से कोई पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। इन सब का टोटल कर लेते हैं। 15,46,800 प्लस में 35,840 प्लस में 1,65,680 प्लस 12,000 प्लस में 10,832 प्लस में 50,000 18,21,152 18,21,152। इसके अलावा एक इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट में 15,000 का और एक 2,000 रुपए का। ठीक है, 15,000 और 2,000 टोटल 17,000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, 17,000 रुपए का। इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज कितनी? 17,000। जो हमारे एग्जामिनर है वो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप लोगों को एक एक कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। पे बिल के अंदर अगर आपका एक भी कैलकुलेशन, मान लिया फॉर एग्जांपल आपने बेसिक पे का कैलकुलेशन में गलती कर दी, तो लास्ट में जो ये अमाउंट है ये गलत हो जाएगा और आपका पहला पार्ट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो जो कैलकुलेशन हम करें वो ध्यान से करें ताकि हमारी लास्ट की कैलकुलेशन ठीक आए। ओके, तो ये आ गई हमारी टोटल इनकम, इसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम। ये ग्रॉस क्यों है अभी? क्योंकि इसके अंदर से अभी हमको डिडक्शन और एग्जेम्पशन देखनी है कि कितनी हमको छूट मिल सकती है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमको टैक्स निकालना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 18,38,152 है अभी फिलहाल के लिए। ये हमारा 10 नंबर का 10 मार्क्स का ये वाला पार्ट 1 कंप्लीट होता है यहीं पे। ओके, अब चलते हैं पार्ट 2 पे, डिडक्शन और एग्जेम्पशन वाले पार्ट पे। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर हम क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे ओल्ड टैक्स रिजाइम और दूसरी साइड न्यू टैक्स रिजाइम। ओके, सबसे पहले जैसे ये आए ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स, इसके अंदर मेन चीज क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबके अंडर सेक्शन में अपनी वीडियो में करवा चुका हूं जिसके अंदर मैंने ओवरव्यू करवाया था। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA। ओके, ओल्ड टैक्स 50,000 और ये हम बना रहे हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25। फाइनेंशियल ईयर अगर 25-26 होता तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 होती, यहाँ पे क्या है 50,000। ओके, ये वाला काम करते ही हमको दूसरा क्या करना है, HRA की कैलकुलेशन करनी है कि HRA की डिडक्शन कैसे होनी है। इस साइड वाला जो पार्ट है वो रहेगा अपना कैलकुलेशन का पार्ट, उसके बाद जो भी हमारा डिडक्शन के लिए अमाउंट जाएगा वो बीच में रखना है और उस साइड रखना है। ठीक है, तो HRA अंडर सेक्शन 10(13)A, इसका क्या होता है? एक्चुअल HRA जो रिसीव किया हमने या फिर रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी के अंदर बेसिक पे प्लस में DA, ये दोनों इंक्लूड होंगे, अगर NPA है तो वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, 10% ऑफ सैलरी, इसके अलावा 40% ऑफ बेसिक पे। अब इनमें से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस का चलता है इसके अंदर से, जो भी कम होगा वही डिडक्शन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल HRA क्या था? 1,65,680, ये था हमारा एक्चुअल HRA। ठीक है, उसके अलावा रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड उसके अंदर लिखा होगा क्वेश्चन में, रेंट पे किया इसने 13,000 रुपए, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय 13,000, तो 13,000 रुपए इसने पर मंथ के हिसाब से दिए, यानी 12 महीने इसने कितने रुपए दिए? तो 13,000 गुना में 12, इसने दिए 1,56,000 रुपए, 1,56,000 रुपए ये इसने रेंट पे किया है। इसमें से माइनस करना है हमको 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो सैलरी कितनी थी अपनी? सैलरी थी अपनी 18,21,520। ओके, तो 18,21,520 जो हमारी बेसिक पे प्लस में DA की टोटल सैलरी 12 महीने की थी, वो उसका 10% माइनस में हमने पूरे साल में कितना रेंट दिया है वो। ठीक है, तो 18,21,520 का 10% बना
ठीक है, माइनस में कर दो 1,56,000, 1,56,000, ये बन गया अपना 26,152। ओके, तो एक्चुअल एचआरए हमारा ज्यादा था और हमारा रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी कम आया 26,152, तो यही हमारा क्या जाएगा, डिडक्शन का पार्ट बनेगा 26,152। ओके, तो एचआरए अंडर सेक्शन 10(13)(a) के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्चुअल एचआरए हमने रिसीव किया था वो ज्यादा है हमारे रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ बेसिक पे से, तो ये कितना आया 26,115, ये डिडक्शन का पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा आप सीधा चलते हैं हमारे अंडर सेक्शन 80C से 80CCD, अंडर सेक्शन 80C टू 80CCD। इसमें मैंने आपको बताया हमारा जीपीएफ, जीआईएस, ओके, यूलिप, ओके, और भी देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है। तो 80C से 80CCD के अंदर क्या आ गया अपना 5,000 रुपए, जो यूलिप का मैंने बताया, एक तो ये काउंट होएगा। ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस क्या है, 3 चिल्ड्रन पर चाइल्ड 5,000 है, टोटल वो 15,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो डिडक्शन का है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 2 बच्चों का ही डिडक्शन ले सकते हैं, तो 5,000 पर चाइल्ड है तो वो कितना हो गया 10,000। ठीक है, तो इसमें से 10,000 रुपए जाएगा 80CCD के अंदर। ओके, रीपेमेंट ऑफ एचबीए, अगर प्रिंसिपल अमाउंट लिखा हुआ है तो 10,000 ये भी जुड़ेगा उसके अंदर। ओके, इसके अलावा और कोई, जीआईएस 120 रुपए पर मंथ है, तो 120 गुना में 12 महीने कितना आया उस पे 1440। ठीक है, ये भी जाएगा अपना 80C से 80CCD में। ओके, एरियर हम ले चुके अपनी इनकम के अंदर, जीपीएफ 2000 के हिसाब से 12 महीने कितना मिला उसको 24,000 रुपए। ओके, ये भी जाएगा 80C से 80CCD में। ओके, तो अंडर सेक्शन 80C से लेके 80CCD के अंदर जीपीएफ अपना 24,000 आ गया, जीआईएस 1440, यूलिप के 5,000, ट्यूशन फीस 2 चिल्ड्रन की 5,000 के हिसाब से टोटल 10,000, और एचबीए का प्रिंसिपल 10,000। इनका टोटल कर लेते हैं हम। अगर ये अमाउंट हो जाता हमारा 1,50,000 से ज्यादा, तो हम यहाँ लिखते हैं 1,50,000 की डिडक्शन, मैक्सिमम 1,50,000 की है, लेकिन ये है 50,440, तो हमारी डिडक्शन कितनी हुई 50,440 की। ओके, एक है इसके अंदर अंडर सेक्शन 80E, हायर एजुकेशन का जो लिया हुआ है उसने, लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया उसने 10,000 का, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, 10,000 के 10,000 अमाउंट जाएंगे नॉन टैक्सेबल के अंदर। एक उसको इंटरेस्ट मिला हुआ है सेविंग बैंक में अंडर सेक्शन 80TTA। ठीक है, 15,000 रुपए तो उसको वैसे और 2,000 रुपए बॉन्ड के, तो टोटल कितने 17,000 रुपए। ओके, 17,000 रुपए जो है वो टोटल अमाउंट है। तो अंडर सेक्शन TTA के अंदर जो एग्जेम्पशन है वो है 10,000 रुपए की, मैक्सिमम टू 10,000। एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है अंडर सेक्शन 80D, हेल्थ चेकअप का उसने कराया खर्चा 6,000 रुपए का, डिडक्शन मैक्सिमम है 5,000 अंडर सेक्शन 80D। एक है अंडर सेक्शन 80DD, सीवियर डिसेबिलिटी के अंदर मैंने आपको पिछली ओवरव्यू वाली वीडियो में बताया था, फ्लैट डिडक्शन है 75,000 और सीवियर के लिए है 1,25,000, नॉन सीवियर के लिए 75,000। तो 80DD उसके अंदर बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर 80,000 रुपए तो उसके ट्रीटमेंट के हैं और 70,000 रुपए उसने LIC करवा रखी है सीवियर डिसेबिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, इंश्योरेंस लिया हुआ उसने, तो 80 और 70 1.5 लाख रुपए हो गए। लेकिन 80DD के अंदर सीवियर डिसेबिलिटी के अंदर मैक्सिमम कितना है 1,25,000। ठीक है, तो ये सारी डिडक्शन है जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, तो इनको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर कितनी डिडक्शन मिली हमको, न्यू टैक्स रिजाइम में तो 50,000 के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये टोटल हो गया 2,76,555।
ओल्ड के अंदर 2,76,555 की हमको डिडक्शन मिलती है। जितनी भी हमारी टोटल इनकम जनरेट हुई थी मार्च से लेके फरवरी तक, उसमें से हम 2,76,555 अगर माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या है, टैक्सेबल इनकम निकल आएगी, नेट टैक्सेबल इनकम। ओके, 2,76,555। हमारी ग्रोस इनकम थी 18,38,152, 18,38,152। ठीक है, जिसके अंदर से हमको माइनस करना है जो हमारी टोटल डिडक्शन हुई है, डिडक्शन को माइनस कर दो। 2,76,555 और इसके अंदर से माइनस होगा 50,000, 15,61,597। ये तो आ गई हमारे पास टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजाइम के लिए। अब करते हैं उसके अंदर 18,38,152। न्यू टैक्स के अंदर सिर्फ हमारा 50,000 रुपये माइनस हुए, 17,88,152। ओके, ओल्ड की टैक्सेबल इनकम हमने निकाल ली, न्यू की हमने निकाल ली। ठीक है, अब इनको लेके चलते हैं स्लैब के अंदर। तो ओल्ड टैक्स के लिए हमारी जो स्लैब है 0 से 2.5 लाख होता है नील। ठीक है, 2.5 से 5 लाख 5%, 12,500। 5 से 10 लाख 20%, 1 लाख। अब हमारा अमाउंट अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये वाली चीज फिक्स है, इसको आप याद करो या जैसे मर्जी करो। जो बीच का अमाउंट है ना 2.5 लाख से 5 लाख का, उसका 5% होता है 12,500। ऐसे ही 5 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 लाख का, तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपए। तो ये वाली चीज है फिक्स, अगर 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो। ठीक है, उसके बाद क्या बचा अपने पास, 10 लाख में से माइनस करो 5,61,597, 5,61,597। 10 लाख से ज्यादा जितना भी अमाउंट है वो सारा यहाँ पे लिख दो और उसका 30% निकाल लो, 1,68,479 रुपए। ठीक है, इन तीनों का टोटल कर लो, ये आपको टैक्स पे करना है 2,80,979 रुपए। ये क्या है, ये हमारा टैक्स है जो ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से हमको पे करना है, 2,80,979। ओके, अब चलते हैं हम न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ। तो यह है न्यू टैक्स रिजाइम की जो स्लैब है। ठीक है, 0 से 3 लाख है नील, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, 5 10 15 20 20 जैसे हो जाता है। उसके बाद है 30%, 15 लाख से ऊपर ऊपर। तो अगर आपका अमाउंट 15 लाख से ज्यादा है तो 15 लाख तक का ये सेम है रहेगा, 20,000 30,000 30,000 और 60,000। ये तो रहने वाले हैं 15 लाख तक के। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है 2,88,152, 15 लाख का तो टैक्स लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, बची अमाउंट 2,88,152, उसका 30% कर लो, 86,445। ओके, तो ये सारे अमाउंट को जोड़ लो, आपका न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा वो निकल के आ जाएगा, 2,26,445, 2,26,445। अगर हम ऑप्शन न्यू टैक्स रिजाइम चूज करते तो ज्यादा बेनिफिशियल होता। कितने रुपए बेनिफिशियल होता हमको, इनका माइनस कर दो, 2,80,979 माइनस में 2,26,445, 54,534 रुपए का फायदा होता अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम यूज करते। ठीक है, चूज करते तो 54,534 का फायदा होता। अब क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है कि उसने जनवरी तक की पेमेंट कर रखी है। ओल्ड टैक्स के हिसाब से अगर हम चलें तो 1,80,979 को डिवाइड करो 12 से तो पर मंथ बनता है 23,414। ठीक है, 23,415, वो 0.9 है तो हम इसको एक आगे लिख लेंगे, 23,415। तो 23,415 के हिसाब से उसने 11 महीने की पेमेंट ऑलरेडी कर रखी है, तो 2,57,000 रुपए 11 महीने की वो ऑलरेडी दे चुका है, 2,57,565। ओके,
तो अब उसके पास बच गया कितना अमाउंट बच गया जो उसको फरवरी में पे करना है। साल का एंड आ जाएगा ना फरवरी में, तो उसको टोटल अमाउंट जो बच गया वो पे करना है 23,414। ठीक है, ओके। तो ये जो अमाउंट है ये फरवरी 2025 में उसको पे करना है, इससे पहले का सारा अमाउंट वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने पार्ट 1 सैलरी इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज काउंट करे हैं, डिडक्शन एग्जाम्पशन देखिए अंडर सेक्शन के साथ, और पार्ट 3 के अंदर हमने अपना सारा इनकम टैक्स काउंट कर लिया है। ठीक है, टैक्स कितना बनता है न्यू और ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग मोटर व्हीकल एडवांस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, धन्यवाद।